उन्होंने मुझे मेडिसिन का नॉलेज दिया जो कि मेरे काम आएगा। और रही बात इस मैंशन की हिफाजत की, तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। ये बंदा आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, जिसमें वो भी मान गई थी। अब अगले दिन हान ली ना चाहते हुए भी जैक को वहां पर रुकने का हुक्म देता है। वो कह रहा था कि तुम्हें हमेशा इन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। अब वो उसका हार्ट निकालकर उसे कहता है कि मैं जल्दी तुम्हें लेने वापस आ जाऊंगा। और फिर वो मायूस होकर वहां से जा ही रहा था, तभी मो युयाओ उससे मिलने आ जाती है। उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे पूछ रही थी कि अब तुम कहाँ जा रहे हो। तो हान ली उसे बताता है कि मैंने डिवाइन वैली में बहुत टाइम स्पेंड किया। वहां पर ज्यादा कल्टीवेटर्स नहीं थे, इसलिए मैं कल्टीवेटर्स की तलाश करूंगा ताकि मैं उनसे कुछ सीख पाऊं। तो मो युयाओ उसे बताते हैं कि एक जगह है, उसे ग्रेट साउथ वैली कहते हैं। मेरे फादर इमॉर्टल्स की तलाश में अक्सर वहां जाया करते थे, तो तुम भी वो जगह ट्राई कर सकते हो। तो हान ली उसे थैंक्स बोलकर उसे एक बुक देता है। वो कह रहा था कि ये बुक आपके फादर ने लिखी थी, इससे आप बहुत कुछ सीख सकती हो। उस बुक को देखकर मो युयाओ थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। हान ली उससे कहता है कि अगर किस्मत ने चाहा तो हमारी दोबारा मुलाकात होगी। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब हान ली कई दिनों का सफर तय कर चुका था। सन जडे ने उसके पॉइजन को खत्म करके उसकी ताकत को बढ़ा दिया, जिससे अब वो फॉरएवर स्प्रिंग स्किल की 9वीं लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो कई दिनों तक ग्रेट साउथ वैली की तलाश करता रहा, मगर वो उसे नहीं मिली। और ऐसे ही वो एक टाउन में पहुंच जाता है। वहां का रास्ता उसे जाना पहचाना लग रहा था। इसी इलाके में हान ली का घर है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो घर जाके अपने फैमिली को एक आखिरी बार देख के आएगा। और तभी रास्ते में उसे एक बंदा दिखता है। वो कुछ मेडिसिन्स बेच रहा था। इस बंदे का नाम वान शो शान था। वो कहता है, देखो, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। अगर तुम्हारे पास कम पैसे हैं तो भी तुम मेडिसिन्स खरीद सकते हो। मैं तुमसे एक्स्ट्रा पैसे लेके तुम्हें नहीं लूटूंगा। तभी एक बंदा आके उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। वो कहता है कि वाकई आप एक रियल इमॉर्टल हो। आपने जो मेडिसिन मुझे दी थी उसने मेरी बीवी की जान बचाई। ये मेरे पास कुछ हर्ब्स हैं, क्या आप इससे एक्सचेंज करके मुझे और थोड़ी दवाई दे सकते हो? तो वो बंदा उसे अपनी सारी मेडिसिन दे देता है। हालांकि उस हर्ब की कीमत बहुत कम थी। हान ली ये सब देखकर वान से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। उसे ग्रीट करके ग्रेट साउथ वैली के बारे में पूछने लगता है। तो वान उसे ग्रीट करके बताता है कि मैं भी वहां जा रहा हूं, हम दोनों की मंजिल एक है, तो क्यों ना हम साथ ही वहां जाएं। ये सुनकर हान ली थोड़ा सा सोच में पड़ गया था। तो वान उसे कहता है कि मेरे दोस्त, अगर तुम अकेले जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। तो हान ली उसे बताता है कि यहाँ एक जगह है, मुझे थोड़ी देर के लिए वहां जाना होगा। अगर आप मेरे लिए रुक सकते हैं तो फिर आगे का सफर हम साथ में तय करेंगे। जिस पर वान भी मान गया था। रास्ते में हान ली उसके रहम दिल नेचर की तारीफ करता है। वहीं पर वान भी उसे प्रेस कर रहा था, क्योंकि हान ली ने बहुत ही कम एज में कल्टीवेशन स्टार्ट की थी। वान उसे कह रहा था कि हान ली, तुम्हारे पास स्पेशल स्पिरिचुअल रूट्स है। तो हान ली उसे स्पिरिचुअल रूट्स के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वान कह रहा था कि स्पिरिचुअल रूट्स 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जो कि है अर्थ, गोल्ड, वुड, वाटर और फायर। मगर इसमें एक और खास कैटेगरी थी जिसे हेवनली स्पिरिचुअल रूट कहते हैं। वान हान ली को बताता है कि जिस भी बंदे के पास छोर एट्रीब्यूट्स वाले स्पिरिचुअल रूट्स हैं, वो कल्टीवेशन में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अब हान ली उसे की कॉन्डेंसेशन के बारे में पूछ रहा था। तो वान उसे बताता है कि की कॉन्डेंसेशन कल्टीवेशन की पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, तीसरी है कोर फॉर्मेशन और चौथी लेवल है नेसेंट सोल। मैंने सुना है कि इसके आगे भी एक रेल्म है, उसे डेटी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसके बाद वो हान ली को लाइफ स्पैन के बारे में बताता है। जैसे कि मॉर्टल्स आमतौर पर 100 साल तक जी सकते हैं, लेकिन तुम अगर नेसेंट सोल लेवल पर पहुंच गए तो तुम हजारों सालों से भी ज्यादा जी सकते हो। ये सुनकर तो हान ली बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। और तभी इन लोगों को एक बारात नजर आती है, जिसे देखकर वान तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। दरअसल ये शादी किसी और की नहीं बल्कि हान ली की सिस्टर की थी।
वहां मौजूद लोग कह रहे थे कि इस लड़की का भाई 7 मिस्ट्रीज सेक्ट का कल्टीवेटर है। वो लड़का हर महीने इन्हें पैसे भेजता है। इधर हानली तो अपनी बहन की डोली देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो अपनी मदर को भी देख रहा था। तो वान उससे कहता है कि भाई अगर तुम इन्हें जानते हो तो जाके बात कर लो। इसलिए हानली अपने घर की तरफ जाने लगता है। उसकी सारी बचपन की यादें ताजा हो गई थी। एक लंबे अरसे पहले उनकी फैमिली काफी खुश थी, लेकिन वुल्फ गैंग वालों ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। अब हानली खुद से ही बात कर रहा था। वो कहता है कि आप लोगों को हैप्पी देखकर मुझे बहुत सुकून मिला, लेकिन हम वो पुराने दिन वापस नहीं ला सकते। इसलिए मैं अब आपके सामने भी नहीं आना चाहता। मैंने आपके लिए एलेक्सिर रख दिया है। इससे आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी। साथ ही मेरी अभी तक की सारी सेविंग्स यहाँ पर रखती हैं, जो आप लोगों को काम आएंगी। जिसके बाद वो अपनी सिस्टर ने दिया हुआ ब्रेसलेट भी वहां पर ही छोड़ देता है, ताकि वो ब्रेसलेट उसकी सिस्टर की हिफाजत करे। हानली कह रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आपसे बिना मिले ही वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये सफर बहुत मुश्किल होगा और मैं आपका दिल दुखा के नहीं जाना चाहता। जिसके बाद वो रोते हुए वहां से चला जाता है। वान उसे बाहर ही इंतजार कर रहा था, तो हानली उसे थैंक्स बोलकर ये लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं। वो उसे बता रहा था कि ग्रेट साउथ वैली में इमॉर्टल एस्केंशन असेंबली होने वाली है। इसमें खासकर फ्री कल्टीवेटर्स ज्वाइन करते हैं। तो हानली फ्री कल्टीवेटर्स के बारे में पूछने लगता है। तो वान कहता है कि ऐसे लोग जो किसी भी सेक्ट का हिस्सा नहीं है, उन्हें फ्री कल्टीवेटर्स कहते हैं। वैसे हमारी 7 कंट्रीज में टोटल 7 कल्टीवेशन सेक्ट्स हैं, जिनमें है मास्कमैन सेक्ट, येलो मेपल वैली, स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन, क्लियर वॉइड सेक्ट, सेबर ट्रांसफॉर्मेशन डॉक, हेवनली इंपीरियल फोर्ट्रेस और सबसे आखिर में आता है ग्रेट सॉर्ड सेक्ट। साथ इनमें कुछ फैमिलीज भी आती हैं, जिनमें से एक है यान फैमिली, और बाकी फैमिलीज के बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं। अब बातें करते करते ये लोग ग्रेट साउथ वैली के पास आ गए थे। वान बताता है कि वहां पर एक छोटा सा फॉर्मेशन है, जिसे बादलों के बीच छुपाया गया है, ताकि वहां पर मॉर्टल्स न जा पाए। ऑर्डिनरी लोग तो कभी भी उस वैली में नहीं जा सकते, लेकिन मुझे सब पता है। जिसके बाद ये लोग उस पहाड़ पर पहुंच गए थे। वहां पर बहुत ज्यादा धुआं था, जिसे देखकर हानली कंफ्यूज्ड हो जाता है, मगर वान ने उसे पोर्टल के अंदर खींच लिया था और इस तरह से फाइनली हानली ग्रेट साउथ वैली में एंटर करता है। वहां पर पूरा का पूरा टाउन था। वान उसे बताता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी खरीदना है तो तुम स्पिरिचुअल स्टोन्स या फिर एलिक्सिर को एक्सचेंज करके शॉपिंग कर सकते हो। अभी लोग उस टाउन को एक्सप्लोर कर रहे थे। तभी हानली देखता है कि एक बंदे ने वान का बत्तख चुरा लिया है। तो हानली तुरंत ही उस बत्तख को वापस चुरा लेता है। दरअसल इस बंदे का नाम जूई था। यूस हुपिंगो नाम की बंदी पूछती है कि तुम्हारा बटवा कहाँ है। इधर हानली वान को उसका बटवा वापस देते हुए कह रहा था कि भाई चोर तो यहाँ पर भी है। तभी चिंग वेन नाम का बंदा बता रहा था कि जूई तो बस मजे के लिए चोरी करता है, वो सच में तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वो चोरी करके तुम्हारा स्टफ तुम्हें वापस लौटा देता। अब जूई हानली की तारीफ कर रहा था। वो कहता है, भले ही तुम कल्टीवेशन में कुछ खास नहीं हो, मगर तुम्हारी नजर बहुत तेज है। जिसके बाद चिंग वेन इन दोनों से काफी अच्छे से बात कर रहा था। वो हानली को असेंबली में उनके साथ जाने के लिए कहता है, मगर हानली उसे पॉलिटली मना कर देता है। वो कह रहा था कि फिलहाल मुझे इस टाउन को एक्सप्लोर करना है, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलूंगा। दरअसल हानली को इन लोगों पर जरा भी भरोसा नहीं था। डॉक्टर मो के साथ उसका जो एक्सपीरियंस था, उसी से हानली बहुत ज्यादा समझदार हो गया था। जिसके बाद वो टाउन में घूमते हुए फॉरएवर स्प्रिंग स्किल की बुक एलिक्सिर देकर परचेज कर लेता है। डॉक्टर मो के पास जो बुक थी वो तो बस एक छोटा सा पोर्शन था, मगर अब हानली को एक कंप्लीट वर्जन मिल चुका था। जिसके बाद वो देखता है कि एक बंदी ब्रोकन मैजिक फ्रैगमेंट को सेल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां मौजूद लोग उसे जानबूझकर तंग कर रहे थे। उस लड़की का नाम हानली था और वो उस फ्रैगमेंट को 5 स्पिरिचुअल स्टोन्स में बेचना चाहती थी, मगर वो लोग उसे बस 1 स्टोन देने के लिए तैयार थे।
हान ली देखता है कि वो मैजिक फ्रैगमेंट चीजों को गायब कर सकता है। इसलिए वो तुरंत ही 2 गोल्डन एलिक्सिर की बोतल देकर उस मैजिकल फ्रैगमेंट को खरीद लेता है। लेकिन ये बात उस बंदे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो जानबूझकर हान ली के साथ झगड़ा करना शुरू कर देता है। उसने तो हान ली को मारने के लिए अपना वेपन भी बाहर निकाल लिया था, मगर तभी चाओ श्यांग नाम की बंदी उसे रोक लेती है। वो कह रही थी, सीनियर यान शेंग, ये फ्रैगमेंट हमारे लिए इतना जरूरी नहीं। जल्द ही असेंबली स्टार्ट होने वाली है, तो हमने उसी पर फोकस करना चाहिए। तो यान शेंग भी उसकी बात मान जाता है। वो हान ली से कह रहा था कि इस खूबसूरत लड़की की वजह से तुम बच गए, मगर हर बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। हान ली तो इस इंसिडेंट से थोड़ा सा शॉक था। उस लगा नहीं था कि कल्टीवेशन की दुनिया में ऐसे कमीने लोग भी भरे पड़े हैं। जिसके बाद वो अकेले में आकर अपनी ग्रीन बॉटल को बाहर निकाल लेता है। उस बॉटल में सेंस ऑफ यूनिवर्स था और उसी की वजह से हान ली लेवल अप कर पाया। अब वो तुरंत ही उस बॉटल को मैजिकल फ्रैगमेंट में छुपा देता है। जिसके बाद वो वहां से जा ही रहा था कि तभी वो शॉप वाली बंदी हान ली उसके पास आ जाती है। वो हान ली से कह रही थी कि मेरे पास आपके लिए एक और स्पेशल चीज है, शायद आपको ये पसंद आए। जिसके बाद वो हान ली को गोल्डन सिंसेरिटी ब्रश दिखाती है। इस ब्रश को 2 नंबर की रैंकिंग वाले डीमन बीस्ट के बालों का यूज करके बनाया गया था। इस ब्रश से तालिस्मान लिखे जा सकते थे। तो हान ली उसकी कीमत पूछता है, जिस पर हान ली बताती है कि इसकी कीमत है 2 बॉटल एलिक्सिर। मगर हान ली कहता है नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। तो हान ली उसे एक तालिस्मान की बुक भी ऑफर करती है। ये हान ली को काफी दिलचस्प लगी थी, तो उस भी परचेज कर लेता है। इधर वान अपने नए बने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उन लोगों ने उसे बता दिया था कि उसकी कल्चरेशन बेस अच्छी होकर भी वो असेंबली के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकता। हु पिंगू उससे कह रही थी कि वान, तुम ची कंडेंसेशन की 7th रैंकिंग पर हो और 10 साल पहले जो असेंबली हुई थी उसमें 10th और 11th रैंकिंग वाले कल्टीवेटर्स भी मारे गए। इसलिए इस बार वो लोग ज्यादा सावधानी से काम ले रहे हैं। जूई कह रहा था कि हर 10 साल में असेंबली ऑर्गेनाइज की जाती है और इसमें सभी राइजिंग स्टार्स और अच्छे सेक्ट के बंदे आते हैं। और रही बात हमारी, तो हम फ्री कल्टीवेटर्स हैं। हमारे पास ना ज्यादा स्किल है और ना ही मैजिक वेपन्स, तो हमें यहाँ कम्पीट करने का भी चांस नहीं मिलेगा। मगर वान का मानना था कि फ्री कल्टीवेटर्स को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 7 सेक्ट्स के पास ही एलिक्सिर्स होते हैं और बिना एलिक्सिर के कल्टीवेशन करना इम्पॉसिबल है। वो कह रहा था कि अगर हमें यहाँ एडमिशन नहीं मिली तो हम कल्टीवेशन की राह पर चल नहीं सकते। तभी चिंग वेन बताता है कि एक और रास्ता है। अगर तुम्हारे पास इमॉर्टल टोकन है तो तुम्हें आसानी से एडमिशन मिल जाएगी। इधर हान ली दूर से ही उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसके पास भी एक इमॉर्टल टोकन था, जिसे देखकर वो कह रहा था कि शायद इस बार मुझे गलती से बहुत बड़ा खजाना मिल गया। और इसी के साथ यह फाइनली हान ली इमॉर्टल असेंबली अटेंड करने पहुंच जाता है। वहां पर कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स थे, साथ ही प्यूरे 7 कंट्रीज के 7 सेक्ट एल्डर्स भी डिसाइपल्स को सिलेक्ट करने वहां पर आ चुके थे। सबसे पहले इन सभी कल्टीवेटर्स के स्पिरिचुअल रूट्स को चेक किया जाएगा। जो भी इस टेस्ट को पास करेगा वो 7 सेक्ट्स के लिए क्वालिफाई हो सकता था। जिसके बाद मार्शल आर्ट्स का भी एक राउंड होने वाला था और उसमें जीतने वाले बंदे को एडमिशन के साथ साथ एक खास रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। जिसके बाद वो एल्डर हवा में स्पिरिचुअल बॉल्स को रिलीज करती है, जिसे होल्ड करने से इन लोगों के रूट्स के बारे में पता चलता था। मगर उस बॉल को होल्ड करने के लिए डिसिप्लिन्स आपस में झगड़े करना शुरू कर देते हैं। हान ली तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। जो काम प्यार मोहब्बत से भी हो सकता था, ये बेवकूफ लोग वहां पर भी अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे थे। अब उनमें से कुछ डिसिप्लिन्स पास और कुछ फेल हो जाते हैं। वहां पर यू फेंग नाम का बंदा भी था, जो जानबूझकर हान ली को उकसाने की कोशिश करता है। वो कह रहा था कि पूरा यकीन है कि तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट्स बहुत ही ज्यादा वाहियात होंगे। मगर हान ली उसके मुंह नहीं लगता। वो तो ये सोच के हैरान था कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसे ऐसे नमूनों से भरा पड़ा है। अब हान ली भी स्पिरिचुअल बॉल को होल्ड करता है,
मगर उसके अंदर कई सारी कैटेगरीज के रूट्स थे, जिस वजह से हान ली इस टेस्ट में फेल हो गया। वहां पर हम हान ली को देखते हैं, जो हान ली के सेलेक्ट ना होने पर मायूस हो गई थी। हालांकि वो इस परीक्षा में पास हो गई थी, अब वैन हान ली से कहता है कि हम दोनों भी फेल हो गए। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, मगर हमारे साथ भी कोई दुखी हो तो उसका गम देखकर हम खुद का गम भूल जाते हैं। मगर हान ली तो इमॉर्टल टोकन के बारे में ही सोच रहा था। वो दिल में ही कहता है कि वान, वो टोकन मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने तुम्हारे पास उसका जिक्र नहीं किया, मगर मैं इसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। जिसके बाद मार्शल आर्ट्स के सेकेंड राउंड के लिए लोग जमा हो गए थे। इस राउंड में जीतने वालों को खास एलिक्सर मिलने वाले थे। इतना ही नहीं, उन्हें स्पिरिचुअल स्टोन से भी नवाजा जाएगा। जो जितने ज्यादा राउंड जीतेगा उसे उतने ही ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब एरिना में येन फैमिली का बंदा आ जाता है। वैन हान ली को बता रहा था कि ये हमारी 7 कंट्रीज की ग्रेट फैमिली में गिनी जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सपोर्ट ही मुझे और अच्छी कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। आपकी कोई सजेशन हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।